हेलो, हेलो एवरीवन। चलो देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, पहला सवाल है आपका, स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम का है। मास गिवन है आपको 60 केजी, ठीक है? ओके। और आपको पूछा गया टेंशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग क्या होगा? तो सिंपल सी बात ये है कि आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, ठीक है? तो इस पॉइंट O को अगर आप देखें यहाँ पे तो कितने फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो नीचे लगेगा mg, m है आपका 60 केजी और g को 10 ले लेते हैं अभी के लिए, तो g 10 लेंगे तो आपका हो जाएगा इधर 600 न्यूटन। ठीक है? ओके। और कुछ टेंशन इसमें अज़्यूम कर लो कि T1 लग रहा है इस स्ट्रिंग में, तो इधर की ओर क्या होगा? T1 और इस इधर ऊपर की ओर होगा एक फ़ोर्स टेंशन T2। समझ पाए? ये और हमें करना क्या है कि ये एंगल 30 डिग्री था, इसका मतलब है कि ये भी एंगल कितना होगा? 30 डिग्री ही होगा। ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है? ठीक। अब जब ये 30 डिग्री हो गया तो अब इसे हमें सॉल्व करना है। देखो, लेफ्ट का फ़ोर्स तो T1 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट का फ़ोर्स क्या होगा? राइट डायरेक्शन में T2 का कौन-सा कॉम्पोनेंट जाएगा? कॉस थीटा, जिधर थीटा उधर क्या होगा? कॉस थीटा। तो इधर की ओर हम लोग लेंगे T2 कॉस थीटा की जगह है 30 डिग्री और ऊपर की डायरेक्शन में T2 का एक कॉम्पोनेंट आएगा, इसे बोलेंगे T2 साइन 30 डिग्री। ठीक है? और नीचे किसके इक्वल हो जाएगा? नीचे हो जाएगा 600। और ये सब आपस में बराबर होंगे। अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो ऊपर और नीचे के फोर्सेस बराबर और लेफ्ट और राइट के फोर्स क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर ऐसा होता है तो बेसिक सी इक्वेशन लिख लो। सबसे पहले मैं लिखने वाला हूँ कि अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस क्या होंगे? बराबर होंगे। उसके बारे में बात करेंगे। ये बताओ अपवर्ड फोर्स क्या है? T2 साइन 30 डिग्री। ओके। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? 600। ओके, ये 600 के इक्वल हो जाएगा। अब T2 sin 30 है 1/2 इक्वल टू 600। सिंपल सी बात है T2 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 600 मतलब कि 1200 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, T2 तो इस स्ट्रिंग का टेंशन है। हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग का टेंशन चाहिए, कुल मिला के हमें क्या चाहिए? T1। T1 कैसे निकालेंगे? देखो लेफ्ट और राइट के फोर्सेस इक्वल करो। तो T1 इक्वल टू T2 कॉस 30। ओके। अब कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? T2 की वैल्यू रख दो 1200 और कॉस 30 इज़ इक्वल टू रूट 3/2। सॉल्व कर दो, आंसर आएगा 600 रूट 3 न्यूटन। ओके। या फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये 1732 के आसपास हो जाएगा। तो 600 रूट 3, देखो 600 तो होगा नहीं, इससे कम नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन कौन-सा आ रहा है? 4 आ रहा है, ठीक है? ओके, चलो। आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? आपसे बोला गया है कि एक सिंपल एटूड मशीन है, कि 2 मासेस है M1 और M2, उनका दे रखा है एक्सेलरेशन, ठीक है? ओके। और उनके मासेस का रेशियो बताना है। एक बात सोचो, इस केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो किसके इक्वल होता है? M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस क्या होता है? M2 मल्टीप्लाइड बाय G, ऐसा ही तो कुछ होता है। ओके। एक्सेलरेशन की वैल्यू G/5 है, यानी कि G/5 इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस क्या होगा? M2 मल्टीप्लाइड बाय G। अब G से G कैंसल कर दो, 1/5 इज़ इक्वल टू M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2। ठीक है? हमें M1, M2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बट हमें पूछा क्या है? रेशियो ऑफ मासेस M1 एंड M2 बताना है। M1 बाय M2 बताना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो M1 प्लस M2 इक्वल टू 5M1 माइनस 5M2, यही होने वाला है। ओके। अब इसको सिम्प्लीफाई करेंगे, तो ये M1 उधर जाएगा तो ऐसे आएगा 4M1 इज़ इक्वल टू 6M2। इट मीन्स कि जो M1 डिवाइडेड बाय M2 होगा, वो होगा 6/4, इसको हम 3 बाई क्या लिख सकते हैं? 2 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब M1 और M2 का जो रेशियो होगा वो 3:2 क्या होगा? 2 होगा। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, ये वेलोसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ध्यान से देखो, एक पुली ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है? और ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये पुली की स्पीड दे रखी है। इसकी ये बताओ, ये तो कनेक्टेड है, इसकी स्पीड कितनी है? 0। ओके। और इसकी स्पीड अज़्यूम कर लो कि v है। ओके। तो ये बताओ वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू v1 प्लस v2 बाय 2, ये तो जानते हो आप लोग। ओके। अब vp की वैल्यू कितनी है? पुली की वेलोसिटी है u। ओके। इसका पहला एंड ये है, इसकी वेलोसिटी है 0। ओके। तो 0 प्लस इसकी दूसरे एंड की वेलोसिटी कितनी है? v डिवाइड बाय क्या होगा? 2। इसका मतलब v इक्वल टू क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ v। ऐसा कर सकते हैं। इसका एक और तरीका है। आपको बताया था कि टेंशन ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, टेंशन कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा। एक बात बताओ, अगर इसमें टेंशन T है, तो इसका टेंशन T/2 होगा। तो टेंशन हो गया आधा और टेंशन जैसे आधा होगा वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डबल। तो इस सिंपल सा मतलब है आपका आंसर कितना होगा? 2u होगा।
आगे की तरफ बढ़ते हैं और बोला है अ मंकी इज़ डिसेंडिंग फ्रॉम ब्रांच ऑफ ट्री विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है, पता नहीं कितना है। इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ branch is 75% of weight of the monkey, then minimum acceleration to which। देखो बच्चा, किसी भी ब्रांच से कुछ भी है यहाँ से मंकी नीचे की ओर उतर रहा है, ठीक है? ओके, वो हॉरिज़ॉन्टल कोई कंपोनेंट होगा या जिस हॉरिज़ॉन्टल या वर्टिकल कोई कंपोनेंट होगा जिससे वो नीचे की ओर उतर रहा है ना? अगर वो वहाँ पे हैंगिंग है, तो टूट जाएगा ब्रांच, है ना? क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रेंथ केवल 75% ही है मंकी का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मंकी का इफेक्टिव वेट कम करना पड़ेगा, मतलब मंकी को नीचे की ओर करना पड़ेगा। और आपको पता है कि कोई चीज़ नीचे उतरता है, तो उसमें टेंशन या फिर उसका एपरेंट वेट किसके इक्वल होता है? mg माइनस ए, ठीक है? ऊपर जाते हैं तो प्लस ए, नीचे जा रहे हैं तो क्या होगा? माइनस। अब जो टेंशन है, वो है 75% ऑफ वेट, वेट कितना है mg। 75% को 75 डिवाइडेड बाय 100 कर दो। 75 डिवाइडेड बाय 100 लिखोगे तो ये क्या आएगा 3/4 mg। अब यहाँ पे लाके रख दो। टेंशन की जगह है 3/4 mg इक्वल टू mg माइनस a। m से m तो कैंसल हो गया। 3g/4 इक्वल टू g माइनस a, मतलब a इक्वल टू g माइनस 3g/4, और जो फाइनल आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा? g/4 के। क्लियर है इतना? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक रफ वर्टिकल सरफेस है यहाँ पे, ये फ्रिक्शन है यहाँ पर और एक 2 केजी का ब्लॉक है और इसे हम लोग अगेंस्ट भी हम इसको प्रेस करके रखे हैं सो दैट इट डज़न्ट फॉल। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द बोर्ड शुड बी। देखो मुझे ना बताना है कि क्यों यहाँ पे रुका है, उसका सिंपल सा एक रीज़न हो सकता है कि जब ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेटिंग सिस्टम इसके ऊपर एक फ़ोर्स लगा रहा होगा। या फिर यूँ बोलें कि वॉल से बैठ के देखें, तो इसके ऊपर पीछे की ओर एक क्या लग रहा होगा? स्यूडो फ़ोर्स। एक काम करें, इसका एफबीडी पहले बनाएँ। फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाते हो, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो सरफेस है, इसके ऊपर इधर की ओर नॉर्मल लगाएगा और मैं यहाँ से बैठ के देखूँ तो इसके ऊपर एक स्यूडो लगेगा। स्यूडो की वैल्यू किसके इक्वल होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इस बॉडी का, एक्सेलरेशन उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जहाँ से आप देख रहे हो। ये तो नॉर्मल इधर क्यों लगेगा? क्योंकि वॉल वर्टिकल है तो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अब सोचो, इसके ऊपर एक नीचे की ओर फ़ोर्स लगेगा, इसका नाम है mg, ग्रेविटी तो लगना ही लगना है, ओके। और ग्रेविटी ही इसे नीचे गिराएगी, तो मतलब हम लोग को क्या करना है कि एक फ़ोर्स ऊपर की ओर लगा देना है, जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन, ये वाला, ओके। और सोचो नॉर्मल किसके इक्वल है? सर नॉर्मल है ma, ओके। और जो mg जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा लग सकता है म्यू इंटू जी, ओके। और जो तो सबसे जो mg है ना, वो उसको रोकना है। इसका मतलब है कि जो एफएस की मैक्स वैल्यू है, ये बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए किसके? एमजी से, तभी रोक पाएगा, एमजी छोटा होना चाहिए। और एफएक्स मैक्स किसके इक्वल होता है? म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एमजी। अब यहाँ से तुम सॉल्व करो, नॉर्मल की वैल्यू कितनी है? एमजी, तो म्यू एमजी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम इंटू जी। सॉरी, नॉर्मल इज़ इक्वल टू, नॉर्मल एमजी नहीं है बच्चा, नॉर्मल जो है एमए होगा यहाँ पे, ये जी नहीं ए है, ओके। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? ए। तो अब m से m कैंसल करो, एक्सेलरेशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू g डिवाइडेड बाय म्यू, है ना? ओके, और ऐसा कुछ कर सकते हैं, एक हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये तो सब सही है, इसके आगे देखा जाए क्या होगा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, वो एक इंक्लाइन प्लेन का प्रॉब्लम है, ठीक है ना? एक बॉडी है जिसका मास 10 केजी है और वो इक्विलिब्रियम में है यहाँ पे, ठीक है? इंक्लाइन प्लेन पे एंड मिनिमम फोर्स अगेंस्ट द वॉल पैरेलल टू इंक्लाइन टू अपवर्ड इज मिनिमम फोर्स एक्टिंग ऑन। देखो इस पे कम से कम कितना फोर्स लगेगा, सिंपल सी बात है, कुछ खास करना नहीं है। एक 10 केजी का ब्लॉक है, तुम ये सोचो अभी के लिए जब भी फ्रिक्शन का क्वेश्चन है फ्रिक्शन भूल जाओ। ये बताओ नीचे की ओर कौन-सा फोर्स लग रहा है? ये लगेगा mg sin थीटा और थीटा कितना है 37, ओके। m कितना है 10, g कितना है 10, तो 10 into 10 100 और sin 37 होता है 0.6, ओके। इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 न्यूटन। 6 न्यूटन तो इसको नीचे की ओर फ़ोर्स लगना ही लगना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी एक्सट्रीम मिनिमम और मैक्सिमम की बात आए, फ्रिक्शन हमेशा मैक्स लगेगा। किधर लगेगा नहीं पता है, तो फ्रिक्शन की मैक्स वैल्यू बताओ किसके इक्वल होता है? मैक्सिमम फ़ोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ गिवन बाय म्यू इंटू एन, और इंक्लाइंड प्लेन पे जो नॉर्मल होता है वो किसके इक्वल होता है? mg cos थीटा।
म्यू की जगह है 0.6, एमजी है 100 और कॉस 37 हो जाएगा 0.8। ओके, तो ये जो आंसर आएगा सॉल्व करने पे, ये आएगा 48 न्यूटन। सोचो ज़रा 60 न्यूटन पीछे लग रहा है और 48 इसको रोकने की कोशिश कर रहा है बट लेकिन रुक नहीं रहा है। इसका मतलब है कि ब्लॉक नीचे गिर रहा है। ब्लॉक जो नीचे गिरा है तो नीचे की ओर नेट फ़ोर्स कितना है? 60 माइनस 48 क्या ये 12 न्यूटन का डाउनवर्ड फ़ोर्स है ना? ओके और ये आपको अगर आप 12 न्यूटन नहीं लगाएँगे तो नीचे गिर जाएगा। तो इसको रोक के रखने के लिए मिनिमम कितना फ़ोर्स लगाना पड़ेगा? 12 न्यूटन। क्लियर हुआ? ठीक, चलिए अब देखो नेक्स्ट हमें क्या बोला है आप यहाँ पे कोएफ़िशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है और इसकी वैल्यू है 0.2 ओके, 0.2 और एक हैंगिंग मास है और एक मास है सरफेस पे। एक कहानी आपको पढ़ाई गई थी लिमिटिंग कंडीशन में, हैंगिंग मास इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ मास ऑन सरफेस यानी मास ऑफ बी इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ मास ऑन सरफेस और इसको म्यू की वैल्यू है 0.2 और ये सरफेस का मास कितना है 10 केजी सॉल्व करो आंसर किसके इक्वल हो जाएगा 2 केजी। बहुत ही स्टैंडर्ड केस है, रिकमेंड करूँगा याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रॉब्लम क्या है? बोला है अ ब्लॉक इज़ इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस नेट कॉन्टैक्ट फोर्स इज़ रूट 3 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फोर्स देन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एक बात बताओ, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, ये यही तो होता है अंडर रूट नॉर्मल स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन स्क्वायर। ये बात समझ पाए? ओके, नॉर्मल स्क्वायर प्लस क्या होता है? मतलब नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों का रिजल्टेंट ही कॉन्टैक्ट फोर्स होता है और आप अगर ध्यान से देखें तो कोई ब्लॉक अगर इधर है इस पे लगेगा नॉर्मल इन अपवर्ड डायरेक्शन ओके और फ्रिक्शन इसका पीछे की ओर लगेगा। तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे बोला है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। लिमिटिंग कंडीशन में जो फ्रिक्शन होता है ये किसके इक्वल होता है? म्यू इंटू एन के इक्वल हो जाएगा। अब जब म्यू इंटू एन रखोगे लिमिटिंग कंडीशन में तो यही फॉर्मूला बदल के ऐसा हो जाएगा म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर और चाहो तो यहाँ से एन कॉमन ले लो अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर ये भी रिलेशन बन सकता है। ठीक है? अब हमसे बोला है कि कांटेक्ट फोर्स इज़ रूट 3 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल फोर्स। जहाँ कांटेक्ट है वहाँ रूट 3 टाइम्स ऑफ नॉर्मल लिख दो और इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी है नॉर्मल इंटू अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब बताओ नॉर्मल नॉर्मल कैंसिल हो जाएगा, रूट हटा दो 1 प्लस म्यू स्क्वायर किसके इक्वल है 3 यानी म्यू स्क्वायर किसके इक्वल है 2 और म्यू किसके इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 समझ पाए? ओके, तो ये है आपका पूरा कैलकुलेशन इसका। नेक्स्ट, अब हमें क्या दिया है, एक स्प्रिंग है और एक स्ट्रिंग है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो स्प्रिंग का टेंशन होगा, वही स्प्रिंग के अंदर का फोर्स होगा। ये दोनों क्या होंगे? बराबर-बराबर होंगे। हमसे बोला गया है व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन बोथ बोथ ब्लॉक्स आर बोथ जस्ट आफ्टर रिलीज ओके ध्यान से सुनिएगा। हमें क्या करना है, पहली बात तो ये सीधे-सीधे कनेक्टेड हैं, इसका सिंपल मतलब है कि जो स्प्रिंग का फोर्स Kx होगा और जो स्प्रिंग का टेंशन होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है? तो जब सेम होंगे, तो स्टार्टिंग में हमने इन दोनों को हैंग करके ऐसे रखा हुआ था और हाथ से पकड़ा भी हुआ था, किसी सपोर्ट से पकड़ा हुआ था। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि स्प्रिंग में अभी कोई इलॉन्गेशन नहीं है और जब तक स्प्रिंग में एक्स नहीं होगा, कोई इलॉन्गेशन या कंप्रेशन नहीं होगा, ये फ़ोर्स 0 होगा। तो इनिशियली स्प्रिंग का फ़ोर्स क्या है? 0 और अगर स्प्रिंग का फ़ोर्स 0 है और वही तो टेंशन के भी बराबर होगा क्योंकि टेंशन और स्प्रिंग एक ही से कनेक्टेड है, रस्सी और स्प्रिंग कनेक्टेड है। तो नेट आपकी वैल्यू क्या होगी? 0 तो स्टार्टिंग में टेंशन भी 0 है और स्प्रिंग फ़ोर्स भी क्या है? 0 है। मतलब हम यूँ कहें कि इन ब्लॉक्स पे केवल नीचे की ओर फ़ोर्स लग रहा है और वो क्या लग रहा है? ग्रेविटी mg और 2mg ओके। जब दोनों ही नीचे की ओर फ़ोर्स लग रहा है, ग्रेविटी लिख रहा है, कोई एक्स्ट्रा फ़ोर्स नहीं है, तो इसका मतलब ब्लॉक का एक्सेलरेशन ग्रेविटी के एक्सेलरेशन के बराबर होगा। यानी कि दोनों ही डाउनवर्ड एक्सेलरेशन से नीचे जाएँ, लेकिन कुछ मोमेंट तक, ऐसा भी नहीं है। तो जस्ट आफ्टर पूछा है तो ये जी है, कुछ देर के बाद स्प्रिंग इलोंगेट हो जाएगी नीचे जाने से, तो उसमें कंप्रेशन या कम इलोंगेशन आ जाएगा, तो उसका मतलब Px आ जाएगा, मतलब स्प्रिंग में टेंशन आ जाएगा, मतलब दोनों ही फिर अलग-अलग एक्सेलरेशन से चलना शुरू करेंगे। ठीक है? ओके, चलिए। बट वो जी नहीं होगा, स्टार्टिंग में जी होगा दोनों। आगे बढ़ते हैं। अ रनर ट्रैवल 1.5 लैप्स अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक इन टाइम ऑफ 50 सेकंड। ये है पूरा-पूरा। द डायमीटर ऑफ ट्रैक इज़ 40 मीटर ओके एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रनर वेलोसिटी इज़ सिंपल सी बात है बच्चा एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, ओके और एक रनर 1.5 लैप्स है मतलब एक यहाँ से मान लो चलना शुरू किया, एक कंप्लीट मोशन तो हो गया, उसके बाद एक और आधा मोशन किया है। इसका मतलब ये डायमेट्रिकली अपोज़िट पॉइंट पे पहुँच चुका है। इसमें हमें वेलोसिटी पूछी है, तो वेलोसिटी के लिए चाहिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना है? तो डायमीटर के बराबर होगा, इसको हम क्या बोलेंगे 40 मीटर।
और यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कितना होगा? यहाँ से यहाँ जाने का टाइम आपको दे रखा है, मतलब पूरा 1.5 लैप्स का टाइम है कितना? 50 सेकंड। क्लियर है? ओके। तो एवरेज जो वेलोसिटी होती है, वो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सिंपल सी बात है। ओके, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 40 और टाइम कितना है? 50। ये आपका आंसर आ जाएगा 0.8 मीटर पर सेकंड। चलेगा? आइए, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको प्रोजेक्टाइल गिवन है, अलग-अलग एंगल पे अलग-अलग प्रोजेक्टाइल लॉन्च किए गए हैं, ठीक है? और आपको दे रखा है द रैंक द लॉन्च ऑफ सिंगल फाइबर फ्रॉम शॉर्टेस्ट टाइम ऑफ फ्लाइट टू द लॉन्गेस्ट। एक बात बताओ, और सबकी अपनी स्पीड सेम है, सबकी अपनी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सेम है। एक बात बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट हो या मैक्सिमम हाइट हो, ये दोनों ही फैक्टर डिपेंड करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? यू साइन थीटा। ठीक है? ओके। यानी कि जिसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ज़्यादा होगा, उसका वर्टिकल डायरेक्शन में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो भी सेम होगा और मैक्सिमम हाइट भी क्या होगी? सेम। और अगर ऐसा है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे u सबका सेम है, यानी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सेम है। यानी अब सारी-सारी कहानी जो है u को भी छोड़ दो, केवल साइन थीटा पे डिपेंडेंट है। और साइन थीटा ज़्यादा तभी होगा जब थीटा ज़्यादा होगा। इसका मतलब थीटा एंगल जितना ज़्यादा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज़्यादा होगा और मैक्सिमम हाइट भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है। ओके, तो अब इसमें देखो ध्यान से, सबसे कम एंगल है 15 देन 30 देन 45 60 एंड 75। अगर ऐसा है, तो सबसे कम जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, वो 15 का होगा, उसके बाद 30, उसके बाद 45, उसके बाद 60 और उसके बाद 75। हमें इंक्रीजिंग बताना है कि डिक्रीजिंग में हमें शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट बताना है, तो सबसे कम वाला पहले रखना है, मतलब पहला ही आंसर आपका क्या है? क्लियर हुआ? ओके, चलिए नेक्स्ट। A ball whose kinetic energy is E projected at angle 45 degree with horizontal kinetic energy at highest point होता है। भाई साहब ये तो हमारे लिए फॉर्मूला है। याद करो, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू, जिसको हम मिनिमम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन इनटू क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा यानी थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा 45 डिग्री है, तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन डिवाइड बाय 2। कुल मिला के ये आंसर किसके इक्वल हो जाएगा? E/2। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद है हम लोग को। आगे बढ़ते हैं। ध्यान ध्यान से देखो बच्चा, हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, रेंज है R, ओके? और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको और 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब 2 ऐसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस हैं जिसपे रेंज बराबर है। आपको भी पता है, एक थीटा होगा और एक 90 माइनस थीटा होगा। एक को मैंने थीटा बनाया, दूसरे को क्या बनाएँगे? 90 माइनस थीटा। तो जानते हैं क्या होता है? इन पे रेंज तो बराबर होता है, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर नहीं होता। एक का टाइम ऑफ फ्लाइट T1 होगा और एक का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? T2। और इनके बीच का हमें आपको आंसर बताना है कि क्या प्रोपोर्शनल है। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, रिकमेंडेड है, लर्न रखना, टाइम ऑफ फ्लाइट T1 मल्टीप्लाइड बाय T2 इक्वल टू 2R/G। ये आपका फाइनल रिलेशन है। ठीक है, कैसे आया? 2u sin थीटा बाई जी, एक तो ये है, फिर 2u sin 90 माइनस थीटा बाई जी, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, रेंज का रिलेशन बन जाएगा T1 इंटू T2 2R/G। हमें प्रोपोर्शनैलिटी पूछी है, यानी प्रोडक्ट T1 इंटू T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेंज R, और ये कौन-सा आंसर हो जाएगा आपके लिए? समझ पाए? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, हमें बोला गया अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 कैप प्लस 3 कैप एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज। ध्यान से देखो भाई, जब हम प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर रहे हैं, इसके पास 2 वेलोसिटी होता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक क्या होता है? वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहता है ना? वर्टिकल हर जगह पे चेंज होगा। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है? 0। जो भी वेलोसिटी बची है वो केवल हॉरिजॉन्टल बची है। तो हॉरिजॉन्टल कितना था? 2, तो हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी भी कितनी होगी? 2 मीटर। चलेगा? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ध्यान से देखो, ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान हो गया। आपको प्रोजेक्टाइल की ट्रैजेक्टरी दे रखी है, x इज़ इक्वल टू 60। आपको समझ आ रहा है? ये dx/dt करोगे, dx/dt करोगे तो 6 आएगा, है ना? ये इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सिमिलरली वी हैव y दैट इज़ इक्वल टू 8t माइनस क्या होगा? 5t स्क्वायर, है ना? ठीक, और इसको जब डिफरेंशिएट करोगे dy/dt, जिसको हम बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये आएगा 8 माइनस 10t, ठीक, और t इक्वल टू 0 करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन किसके इक्वल होगा? 8, क्योंकि ये फैक्टर तो 0 हो जाएगा। तो x की वेलोसिटी है 6,
ऐसे बोल सकते हैं और y की वेलोसिटी है 8 तो नेट इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल होगा? अंडर रूट ऑफ ux स्क्वायर और प्लस क्या होगा? u स्क्वायर अंडर रूट सिंपल पाइथागोरस बन गया 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर ये होता है 10 स्क्वायर बाहर आएगा 10 मीटर क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे की ओर आते हैं। देखो, एक एरो है व्हिच इज़ शॉट इन एयर विद अ फ्लाइट टाइम ऑफ 5 सेकंड यानी टाइम ऑफ फ्लाइट आपको गिवन है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी गिवन है। ओके, हॉरिजॉन्टल रेंज भी गिवन है हम लोग को द इंक्लिनेशन ऑफ द एरो विद द हॉरिजॉन्टल एज। अब इंक्लिनेशन कब का पूछा है, अलग-अलग टाइम का अलग-अलग होता है, कुछ नहीं दिया है, हम लोग इनिशियल का निकालेंगे। ठीक है? ध्यान से देखो। हमें इंक्लिनेशन निकालने के लिए tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला पता है y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बाई x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये तो निकालना पड़ेगा। अब मुझे vx और vy दोनों निकालने पड़ेंगे। कैसे निकलेगा भाई ये समझते हैं। देखो रेंज गिवन है, रेंज की वैल्यू क्या होती है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट हाँ या नहीं? ठीक, तो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना है तो रेंज बाई क्या लिख सकते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट लिख सकते हैं। ओके, रेंज किसके इक्वल है? 200 मीटर अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ 5 क्या ये 40 मीटर पर सेकंड है कि नहीं? ये तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई इनिशियली। अब वर्टिकल निकालना है। वर्टिकल निकालने के लिए और कोई रास्ता है नहीं एक्सेप्ट टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 2uy बाई जी। u sin थीटा इज़ द uy। अब ये बताओ uy की जगह किसके इक्वल होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू जी बाई 2। टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या ये 25 मीटर पर सेकंड होगा? है ना? ओके, तो हमारे पास यूएक्स भी आ गया और यूवाई भी आ गया। सिंपल सी बात है, हमें टैन थीटा निकालना है। ये बताओ यूवाई की वैल्यू कितनी है? 25 और यूएक्स की वैल्यू कितनी है? 40। 25/40 इसको कैंसल कर दो 5 से, 5/8 हो जाएगा। ओके, ये टैन थीटा की वैल्यू है, इसका मतलब थीटा इज़ गोइंग टू tan इनवर्स 5 डिवाइड बाई 8 ये आपका एंगल है हॉरिजॉन्टल से ये इनिशियल एंगल है होना चाहिए था इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बट नहीं दिया है क्योंकि प्रोजेक्टाइल में अलग-अलग टाइम पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होते हैं अलग-अलग होते हैं बट अभी कुछ नहीं है तो एक ही आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट एट एन एंगल थीटा विद वर्टिकल। ध्यान से देखो यहाँ फँसाया गया आपको एंगल थीटा विद वर्टिकल जनरली जो हम क्वेश्चन करते हैं वहाँ पे हॉरिजॉन्टल से होता है, यहाँ वर्टिकल से। When the projectile passes through point B in the same horizontal plane with A, the magnitude of change in momentum will be। ध्यान से देखो सेम प्लेन इन द बी ये जानते हो क्या बोलना चाहता है? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन सेम होना चाहिए मतलब जहाँ से ये लॉन्च किया गया अब उसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में गिरे मतलब कि ये जहाँ पे गिरता है उसके बारे में बात करते हैं। है ना? ओके, तो ये जहाँ से चला और दूसरी जगह गिरा, इसके और इसके बीच में हमें क्या बताना है? चेंज इन मोमेंटम बताना है। सुनना ध्यान से, आपको याद होगा ये वेलोसिटी u है, एंगल है थीटा, क्लियर है? ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होता वेलोसिटी में, केवल चेंज होता है वर्टिकल में। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? ऊपर की ओर होती है u sin थीटा, ओके? और फिर जब गिरता है तो नीचे की ओर हो जाता है माइनस ऑफ u sin थीटा, हालाँकि वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है तो उसको हम नेगेटिव मान सकते हैं जब डायरेक्शन चेंज होगा तो। तो चेंज इन जो वेलोसिटी आता है स्टैंडर्ड रिजल्ट बता रहा हूँ, ये होगा 2v sin थीटा, ओके? और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी 2mv sin थीटा, ये दोनों रिजल्ट है, ओके? ये हमें याद रखना है। अब समस्या क्या है कि जो हम रिजल्ट याद रखते हैं, वो तो हॉरिजॉन्टल से है कि नहीं? ओके और मुझे तो वर्टिकल से एंगल दिया है। अगर वर्टिकल से इस सवाल को ऐसे समझो, एक क्वेश्चन है, ये तो हमने थियरी पढ़ ली, ये क्वेश्चन में ये थीटा दिया है, तो हमें तो ये वाला थीटा रखना है ना। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? 90 माइनस थीटा। तो हमारा सवाल का जो जवाब होगा डेल्टा पी इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे 2mv sin थीटा या 90 माइनस थीटा? sin 90 माइनस थीटा जो कि क्या बन जाएगा? cos थीटा। तो आंसर हो जाएगा 2mv cos थीटा। ओके, बहुत सारे लोग गलत किए होंगे 2mu sin थीटा लिख दिए होंगे जबकि ऐसा नहीं है। ठीक, क्वेश्चन को पढ़ने में अगर गलती हुई होगी तभी ये सवाल गलत होगा, अदरवाइज़ तो फॉर्मूला है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब ध्यान से देखिए 2 बॉडीज़ हैं प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी, वन इज़ प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री, अनदर इज़ प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री। वॉव! मतलब दोनों का सम 90 डिग्री है, रेंज बराबर होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट क्या होंगे? अलग-अलग होंगे। हॉरिजॉन्टल, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट रीच ध्यान से सुनो, आपको एक फ़ॉर्मूला पढ़ाया गया है, जब थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ऐसे समझो। तो ये आपके पास थीटा 1 है और ये क्या है?
ये थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ओके, यही तो है। तो इसमें एक रेशियो होता है, रेंज बराबर है तो एक हाइट है h1 और दूसरी वर्टिकल हाइट किसके इक्वल हो जाएगी h2। तो सोचो h1 बाई h2 किसके इक्वल हो जाता है? ये फॉर्मूला है हम लोग के लिए tan स्क्वायर थीटा। क्लास 2 में पढ़ा होगा। ठीक, कैसे हुआ भाई? h1 की जगह आप लिखेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g और जब दूसरे में लिखेंगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नहीं होगा, साइन स्क्वायर उसका एंगल है 90 माइनस थीटा अपॉन क्या होगा 2g। इसकी वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर कॉस साइन 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। इन दोनों को डिवाइड कर दो, h1 बाई h2 किसके इक्वल है tan स्क्वायर थीटा। नीट के बच्चे हो इसका मतलब ये रिजल्ट आपको याद है। ठीक है? करना पड़ेगा, जल्दी होगा उससे। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, जल्दी होगा। अब सुनो ध्यान से, थीटा हमारा छोटा वाला एंगल है 30 डिग्री। हमें क्या पूछा है? रेशियो पूछा है। भाई साहब ये बताओ tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 क्या होता है? 1/√3 इसका है स्क्वायर, ये किसके इक्वल आएगा? 1/3 अगर मुझे याद होता तो कितने सेकंड का क्वेश्चन था ये? बहुत ही आसान है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। A bomb is fired from the cannon with velocity of 1000 meter per second, making an angle 30 degree with the horizontal. What is the time taken by bomb to reach the highest point? ध्यान से देखिए गेम खेला गया है। हाईएस्ट पॉइंट तक ही पहुँचाना है आपको, यहीं तक पहुँचाना है। तो यहाँ तक पहुँचाने के लिए पूरा जाएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा। यहाँ से यहाँ जाएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट आधा टाइम है। देन रिक्वायर्ड टाइम इज़ इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइड बाय 2 दैट इज़ इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी और इसमें 2 से और डिवाइड करो तो ये 2 से 2 कैंसल हो जाएगा। आंसर आएगा u sin थीटा बाई जी। अब u sin थीटा u कितना है 1000 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 डिवाइड बाय जी 100/2 किसके इक्वल हो जाएगा 50 सेकंड के आसपास आ जाएगा। ओके तो यहाँ पे तो 50 है नहीं 11 है 38 23 51 इसका सिंपल सा मतलब है कि पहले तो हम 51 लगा रहे हैं और ऐसा क्यों हुआ क्योंकि जी की जगह इन्होंने 9.8 इसलिए 51 का ऑप्शन दिया है। ठीक है? चलो अगला प्रॉब्लम क्या है? हमें बताना क्या है एक 4 केजी और 4 केजी के 2 ब्लॉक, ठीक है? ओके और ये दोनों पुली से कनेक्टेड है और उसके ऊपर एक स्प्रिंग बैलेंस कनेक्टेड है। हमें बताना क्या है मा मास ऑफ 1 केजी रिमूव्ड फ्रॉम वन ऑफ देम एंड एडेड टू द सेकंड मास। इसका सिंपल सा मतलब है कि अब इस सिस्टम को हमने डिस्टर्ब किया है। डिस्टर्ब करने का मतलब कुछ ऐसा किया है, इसके ऊपर स्प्रिंग बैलेंस अभी के लिए मान लेता हूँ। एक साइड हमने मास 1 केजी बढ़ा दिया है, ये 5 हो गया और दूसरे साइड 1 केजी कम कर दिया है, मतलब ये क्या बन गया 3। एक साइड 5, एक साइड क्या है 3। अब मुझे बताना क्या है? मुझे बताना व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। कुल मिला के पहले इस रस्सी का टेंशन बताओ। तो इस रस्सी का जो टेंशन होगा T इक्वल टू है ना? T इक्वल टू व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस बिफोर एंड आफ्टर। ये तो आफ्टर की कहानी है। बिफोर में क्या होगा? सुनो भाई, ये तो चल नहीं रहा है, एक्सेलरेशन है 0। एक्सेलरेशन 0 है तो इसका टेंशन ये इसका इसमें 4 केजी का टेंशन, इसमें 4 केजी का। तो इसमें कितने का आएगा? 8 केजी का। यानी अभी स्प्रिंग को कितना केजी फील हो रहा है? 8 केजी फील हो रहा है। ये तो पहले पहले का आंसर आ गया, है ना? ये बिफोर चेंजिंग द मास। आफ्टर चेंजिंग द मास ये कंडीशन हुआ और इसमें टेंशन आपको याद है 2 M1 M2 बाई M1 प्लस M2 टाइम्स ऑफ G। ये टेंशन इन एटूड मशीन है सिंपल। लेकिन ये इस स्ट्रिंग का टेंशन है जो यहाँ पे कनेक्टेड है। पहले इसको निकालो। ओके 2 M1 कितना है 5 M2 इज़ 3 G इज़ 10 बाई M1 प्लस M2 5 प्लस 3 ये हो जाएगा 8। क्लियर हुआ? ओके, आप इसको और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ये 4 हो गया, ये कितना है 50 इंटू 3 150/4 ओके, ये न्यूटन है बच्चा। ओके, ये जी से मैंने गुना कर दिया तो न्यूटन लेकिन आंसर आपका केजी में पूछा है, तो आप चाहो तो जी से डिवाइड कर दो। अगर हम टेंशन फोर्स इन केजी लिखेंगे, ये किसके इक्वल होगा 15/4 ठीक है? ओके, सॉल्व करोगे आंसर आएगा 3.75 कुछ इस तरीके का आंसर आएगा। क्लियर है? ओके। लेकिन ये टेंशन है स्ट्रिंग में, हमें तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बतानी है। तो अगर यहाँ टी है, यहाँ टी है, तो इसका डबल टेंशन यहाँ पे होगा ना। यानी कि रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज़ गोइंग टू बी Kx जिसकी वैल्यू कितनी होगी 2t और 2 इंटू 3.75 होगा। ओके, सॉल्व कर लीजिए आंसर आएगा 7.53 ठीक है, जब ये चलने लगेगा, पहले तो ये आंसर था 8 केजी और बाद में आ जाएगा 7.5 केजी, वैल्यू थोड़ी-सी कम हो जाएगी। ठीक है? चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ये फ्रिक्शन से रिलेटेड है। देखो भाई क्या करना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन द गिवन डायग्राम। सबसे पहला काम आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है ना? तो 20 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इसमें जाएगा 10 न्यूटन का फोर्स और इस स्प्रिंग में कितना होगा 10 न्यूटन का फोर्स।
यानी कि ये जो ब्लॉक है, इसके ऊपर 10 न्यूटन का राइट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। पता नहीं ये चलेगा भी कि नहीं चलेगा, हालाँकि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है तो चल ही रहा है, कोई ज़ीरो नहीं है। अब देखो इसको ऐसे सॉल्व करो, ये है 2 केजी, ऊपर लगेगा नॉर्मल, ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल और नीचे क्या लगेगा? mg, m है 2, g है 10 तो क्या ये 20 न्यूटन का फोर्स हो गया, है ना? और राइट डायरेक्शन में एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है व्हिच इज़ ट्राइंग टू मूव द ब्लॉक और वो फोर्स है 10 न्यूटन। तो पीछे क्या लगेगा? पीछे फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू। ये कितनी भी लग सकती है बट चल रहा है तो मैं मानूँगा कि लिमिटिंग वैल्यू लग रही है। ओके, काइनेटिक लग रही होगी लेकिन यहाँ पे एक ही म्यू दिया है तो वही म्यू एस है और वही क्या है? म्यू के है। तो ये बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये तो होगा म्यू इंटू एन, म्यू की जगह है 0.3 और नॉर्मल किसके इक्वल होगा? नॉर्मल और एमजी बराबर होंगे तो ये 20 हो जाएगा। 20 इंटू 0.3 ये किसके इक्वल होगा? क्या ये 6 न्यूटन हो गया? है ना? ये यानी इस ब्लॉक पे आगे की ओर फोर्स लगा 10 न्यूटन का और पीछे की ओर फ्रिक्शन लगा 6 न्यूटन का। तो नेट तो आगे लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? नेट फोर्स दैट इज़ 10 माइनस 6 क्या 4 बाई इसका मास कितना है? 2 4 बाई 2 किसके इक्वल आएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही है आपका पूरा-पूरा फॉर्मूला। ठीक है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान हो गया भाई। ब्लॉक बी और सी के बीच में कितना फ़ोर्स एक्सर्ट कर रहा है? फ़ोर्स एक्सर्टेड बाय सी ऑन बी। सी ऑन बी देखो इनके और इनके बीच का नॉर्मल निकालना है। ये जो नॉर्मल होगा, ये इनके ऊपर के दोनों मासेस को उठा के रखा है ना? इस पूरा मास इसका कितना है? एक m1 है और एक क्या है? m2 तो ये जो नॉर्मल फ़ोर्स होगा, ये होगा m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ c। इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखो, ये बहुत ही पॉपुलर सा प्रॉब्लम है स्प्रिंग का। हमें क्या दिया है, 2 स्प्रिंग ब्लॉक के सेटअप 2 ब्लॉक्स दे रखे हैं जो कि एक सिंगल स्प्रिंग से अटैच है। एक का मास है 10 केजी, एक का मास है 20 केजी। हमें क्या बोला गया है कि 20 केजी पर हमने 200 न्यूटन का एक फोर्स लगाया और इस किसी इंस्टेंट पर किसी इंस्टेंट पर 10 केजी मास का एक्सेलरेशन है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उस इंस्टेंट पर 20 केजी मास का एक्सेलरेशन क्या होगा? देखो भाई हमें पता तो है नहीं कि क्या होगा बट इतना समझ में आ रहा है कि स्प्रिंग में एक जब ये फोर्स लगाओगे तो ये आगे जाएगा तो इस स्प्रिंग में इलॉन्गेशन होगा तो इसका मतलब है कि स्प्रिंग में फोर्स डेवलप होगा और स्प्रिंग का जो फोर्स होगा वो 10 केजी को भी अपनी ओर खींचेगा। ये तो समझ में आ रहा है? ओके। उस समय पर स्प्रिंग का फोर्स निकालते हैं। तो 10 केजी का एक डायग्राम बनाते हैं। इधर राइट डायरेक्शन में क्या लगेगा? kx और ये एक्सेलरेट हो रहा है इन राइट डायरेक्शन। ओके विथ सम एक्सेलरेशन ए। तो बताओ स्प्रिंग फोर्स Kx इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है 10 और एक्सेलरेशन किसके इक्वल है भाई? एक्सेलरेशन है 12 तो ये 12 से मल्टीप्लाई करोगे स्प्रिंग का फोर्स आ जाएगा 120 न्यूटन। ये बात पक्की है? ठीक। अब जब स्प्रिंग 10 केजी को आगे की ओर खींच रही है इधर की ओर तो वो 20 केजी को इधर खींचेगी क्योंकि स्प्रिंग इलॉन्गेटेड है और उसका नेचुरल टेंडेंसी है कंप्रेस होने की। ये तो क्लियर है? ओके। तो हम 20 केजी का डायग्राम बनाएँ, ये है 20 केजी और राइट डायरेक्शन में 200 न्यूटन का फ़ोर्स लगा और लेफ्ट डायरेक्शन में जो स्प्रिंग का फ़ोर्स होगा Kx, ये उतना ही होगा क्योंकि स्प्रिंग में फ़ोर्स हर जगह तो बराबर होगा, तो ये 120 न्यूटन ही लगने वाला है। इसका मतलब सिंपल सा है कि देखो राइट डायरेक्शन में 200 है और लेफ्ट में 120 है, तो क्या ये नेट फ़ोर्स राइट डायरेक्शन में लगेगा? तो इसका एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा? नेट फ़ोर्स दैट इज़ 200 माइनस 120 डिवाइडेड बाय टोटल मास यानी कि एक ही ब्लॉक है, मास कितना है? 20 ओके। तो ये बताओ ये किसके इक्वल होगा? 80 डिवाइडेड बाय 20 क्या ये आंसर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यही आएगा ना? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ऐसा कोई ऑप्शन है? जी हाँ, एक ऑप्शन दिख रहा है और वही एक करेक्ट आंसर है। ठीक है? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अ मोटर कार इज़ ट्रैवलिंग एट a स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकंड ऑन अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस इट्स इट इज़ इंक्रीजिंग एट द स्पीड एट द रेट ऑफ ओके एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज़ ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और आपको बोला है कि स्पीड बढ़ रही है एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो ये एक्सेलरेशन नहीं है बच्चा, ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यानी इस पार्टिकल का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर कोई चीज़ सर्कुलर मोशन कर रही है, तो उसका एक सेंटर की ओर एक्सेलरेशन होता है, जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं और इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर, ये तो जानते ही हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी निकालो उस स्टैंड का, वी स्क्वायर बाई क्या होगा? अब बताओ v की वैल्यू कितनी है? v इज़ उस इंस्टेंट का v है 60 मीटर पर सेकंड। तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइड बाय रेडियस। रेडियस है सर्कुलर पाथ का 1200 ओके। जब
1200 है तो ये बताओ ये किसके इक्वल हो जाएगा? 60 मल्टीप्लाइड बाय 1200 क्या ये 20 टाइम्स में कैंसल होगा? और जब ये 20 होगा तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब मेरे पास दोनों एक्सेलरेशन है, एक टेंजेंशियल और एक सेंट्रीपिटल। टेंजेंशियल इधर की ओर होगा और सेंट्रीपिटल इधर की ओर होगा। ओके, इसका नेट जो एक्सेलरेशन होता है, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की ओर होगा। तो जो नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होल स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होल स्क्वायर। टेंजेंशियल की कितनी वैल्यू है भाई? 4 स्क्वायर और प्लस ये कितना होगा 3 स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड पाइथागोरस का है वैल्यू। आंसर कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, बहुत ही स्टैंडर्ड सा केस है, ध्यान से सुनना। क्या है? एक टेबल है और इसके ऊपर कोई चेन रखी हुई है और इस चेन की टोटल लेंथ है एल। कुछ इसका पोर्शन हैंगिंग है, इसलिए हैंगिंग है क्योंकि यहाँ पे कोएफ़िशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये थोड़ा-सा भी हैंग होगा तो नीचे की ओर गिर जाएगा। इसके लिए एक फ़ॉर्मूला होता है मैक्सिमम ये टोटल मास m मान लो और टोटल लेंथ l मान लो। मैक्सिमम हैंगिंग लेंथ है स्मॉल l, तो ये किसके इक्वल होता है? मैक्सिमम हैंगिंग लेंथ इज़ इक्वल टू रूट म्यू l बाई 1 प्लस म्यू। ये रिज़ल्ट है, ये हमें याद रखना है। ये कैसे आया? ये भी समझ लो। ये तो पहले रिज़ल्ट है जो आप लर्न रखोगे, आंसर आपका क्या होगा? सी। बट आया कैसे? देखो, अभी आपको ये बताया कि ये जो हैंगिंग मास है, ठीक, आपको याद था? आपको एक कहानी बताई थी अभी-अभी 2-3 सवाल पहले कि अ, हैंगिंग मास इज़ इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ मास ऑन सरफेस। ठीक है? ओके। सिमिलरली हैंगिंग लेंथ इज़ इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ लेंथ ऑन सरफेस और लेंथ ऑफ सरफेस किसके इक्वल होगा? L माइनस L। इसको सॉल्व कर लेना, याद है। ठीक है? ओके, बट रिकमेंड करूँगा ये चीज़ आप याद रखिएगा म्यू L बाई 1 प्लस म्यू, इससे बहुत सारे सवाल होंगे डायरेक्ट। ठीक है? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, अ ब्लॉक ऑफ 1 केजी इज स्टॉप्ड अगेंस्ट द वॉल बाय अप्लाइंग फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द वॉल, इफ म्यू इज देन मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ विल बी। देखो भाई हो क्या रहा है, एक वर्टिकल वॉल है और इसके ऊपर कहीं एक ब्लॉक रखा हुआ है ना? और इस ब्लॉक को अगर हम कुछ फोर्स नहीं लगाएँगे तो नीचे लगेगा एमजी और ये गिर जाएगा। इसको रोक के रखना है। रोकने का कंडीशन है लेकिन हम फोर्स लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल। तो भाई हमें तो वर्टिकल फोर्स लगाना चाहिए था ना, कोई एक वर्टिकल फोर्स चाहिए सो दैट कि इस एमजी को ये बैलेंस कर पाए। तो हमारे पास एक ही रास्ता है, ऊपर क्या लगना चाहिए? फ्रिक्शन। और क्या लगना चाहिए? फ्रिक्शन। अब ध्यान से सुनिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो अपवर्ड फोर्स फ्रिक्शन है और जो एमजी है वो आपस में क्या होने चाहिए? बराबर। लेकिन भई ये फ्रिक्शन कैसे आता है? फ्रिक्शन तो आता है म्यू इंटू एन से और जो नॉर्मल फोर्स होगा वो इधर की ओर वो उसी के बराबर होगा जितना आप फोर्स लगाओ। आपने जितना फोर्स लगाया वही है नॉर्मल। एक बात सोचो, जो भी फ्रिक्शन है जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है ब्लॉक को रोकने के लिए, वो अपने लिमिटिंग वैल्यू से कम होना चाहिए। एफ शुड बी लेस देन और इक्वल टू एफएस मैक्स। पता चला कि एफएस मैक्स 10 है और आपको चाहिए 20 तो ब्लॉक तो रुकेगा ही नहीं। ब्लॉक को रोकना है, तो जो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए, उसकी लिमिटिंग वैल्यू जो जितना वो लगा सकता है, उससे क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। एफ शुड बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट? एफएस मैक्स। और एफ की वैल्यू कितनी है? एफ तो एमजी है और एफएस मैक्स का फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल। ओके। यानी कि mg शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल किसके इक्वल है? अप्लाइड फोर्स के इक्वल है। यानी कि मिनिमम फोर्स F यानी कि फोर्स F शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg बाई म्यू ये है। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। लेकिन मुझसे मिनिमम फोर्स पूछा है, तो कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? कम से कम लगाना पड़ेगा mg बाई म्यू। mg की वैल्यू आपको गिवन होगी, m कितना है? 1 केजी। तो 1 और जी की जगह क्या ले लें हम लोग? यहाँ पे देखो 49 है, 98 है, ये सब जी की वैल्यू 9.8 लेकर के लिखी गई है। मैं अभी भी 10 लिखूँगा और इसकी वैल्यू है 0.2 और 0.2 है तो इसको सॉल्व करोगे ये किसके इक्वल आएगा? 50 न्यूटन। अब हमने 9.8 लिया नहीं लिया था, 50 लिया था तो आंसर हम लोग क्या लगाएँगे? 49 हालाँकि ऑप्शन भी वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आपसे पूछा गया है कि एक यूनिफ़ॉर्म चेन है हॉरिज़ॉन्टल सरफेस पे हैंग कर रखी है, कोएफ़िशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया है, बाकी सारी चीज़ें दे रखी है और ये पूछा कितना परसेंटेज हैंगिंग लेंथ है। भाई साहब एक बात बताइए, हैंगिंग लेंथ इज़ इक्वल टू कितना था? म्यू एल बाई 1 प्लस म्यू। तो बताओ मुझे परसेंटेज हैंगिंग लेंथ चाहिए, यानी कि हैंगिंग लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाइड बाई 100 चाहिए। क्या इसकी वैल्यू म्यू बाई 1 प्लस म्यू मल्टीप्लाइड बाई 100 के इक्वल होगा? ओके, और म्यू की वैल्यू कितनी है? म्यू इज़ 0.25 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.25 और मल्टीप्लाइड बाय कितना होगा? 100 सही है कि नहीं? ओके, अब बताओ ये 1 बाय 5 इंटू 20 ये किसके इंटू 100 क्या ये 20 परसेंटेज के इक्वल होगा?
सॉल्व करने के बाद इसका परसेंटेज कितना आ रहा है? 20 के बराबर आ रहा है। क्लियर है इतना? ओके, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, अ मार्बल ब्लॉक ऑफ मास 2 केजी लाइंग ऑन द आइस व्हेन गिवन वेलोसिटी स्टॉप बाय फ्रिक्शन इन 10 सेकंड। देखो बच्चा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन का प्रॉब्लम है। इस कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चलाते हैं, तो फ्रिक्शन अगर यहाँ पे है, तो ये इसको रोकने की कोशिश करेगा रिलेटिवली, है ना? अब सरफेस रुका है, तो इस ब्लॉक को रोकने की कोशिश की जाएगी। तो इसकी वजह से मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन ड्यू टू फ्रिक्शन इज़ इक्वल टू म्यू जी। बोलो सर ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि फ्रिक्शन ही म्यू एमजी होगा, तो मास से डिवाइड करोगे तो म्यू जी ही आएगा ना। ये तो पहले तुम याद रखो। उसके बाद पूछा है ठीक है सर मैं मान लिया। मुझे 6 मीटर पर सेकंड से चलाया गया था। तो ये बताओ v इक्वल टू u माइनस 80 ऐसा कर सकते हैं? फाइनल इसको रोकना है। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0। इनिशियल वेलोसिटी थी 6 माइनस एक्सेलरेशन 8 टाइम गिवन टू यू दैट इज़ 10 सेकंड। ठीक है? ओके। तो इसको सॉल्व करने पे एक्सेलरेशन आ रहा है 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? 0.6 को हम क्या लिखेंगे? म्यू टाइम्स ऑफ g क्योंकि एक्सेलरेशन फ्रिक्शन की वजह से कितना होता है? म्यू जी। तो म्यू पूछा गया है, एक्सेलेरेशन बाय जी होगा और यानी कि 0.6 बाई क्या होगा 10 और आंसर किसके इक्वल होगा 0.06 और इसकी कोई यूनिट तो होती नहीं है, म्यू है, तो यही आपका क्या है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखो बच्चा, एक हैंगिंग मास है, अटैच्ड है स्प्रिंग के साथ दूसरे मास से और पूछा क्या गया है? फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है। हमें पूछा गया एक्सेलरेशन, वाओ भाई! बहुत आसान सी बात है। ये बताओ एम डैश है, नीचे का फ़ोर्स कितना लगेगा? एम डैश जी, है ना? और टेंशन तो कैंसल ही हो जाएगा। तो एक बात पूछो, एक्सेलरेशन क्या होता है? नेट फ़ोर्स, पुलिंग फ़ोर्स डिवाइडेड बाय क्या होगा? टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ओके, और ये बताओ नेट पुलिंग फ़ोर्स किसके इक्वल है? एम डैश जी बाई इस सिस्टम में 2 मासेस हैं m और m डैश, m प्लस क्या हो जाएगा m डैश। तो कहेंगे सर इसका मास फ़ोर्स में क्यों नहीं लिया? भाई अगर इस स्ट्रिंग को काट भी दो, ये तो नहीं चलेगा ना। तो ये इसके मास की वजह से मोशन स्टार्ट नहीं हो रहा है। मोशन को स्टार्ट करने के लिए केवल यही ज़िम्मेदार है, इसी का मास। या तो एक तरीका और भी है कि आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए अलग से, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए अलग से और फिर दोनों को सॉल्व कर लीजिए। ये भी एक तरीका सही है, बट इतना हम लोग नहीं करेंगे। डायरेक्ट आंसर लिखते हैं m डैश g बाई m प्लस m। ओके, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो, टेंशन T2 आपको बताना है इस सिस्टम का। ये बताओ T2 तो यहाँ पे होगा ना इस स्ट्रिंग में और ये जो टेंशन T2 होगा वो 2 प्लस 3 टोटल कितने हो गए? 5 केजी के मास को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। तो टेंशन T इज़ इक्वल टू mg और m कितना है? 5 और g की वैल्यू रखनी है? नहीं रखनी है, वहाँ पे g दिए रखा है तो आप आंसर क्या रखेंगे? 5g। क्लियर हुआ? ओके, आसान था, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे इसलिए डायरेक्ट लगा पाए कि कोई एक्सेलरेशन, डीएक्सेलरेशन नहीं है, ये इक्विलिब्रियम है तो ऊपर और नीचे के फोर्सेस क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर नहीं होता तो फिर इक्वेशन लिखिए। यहाँ पे देखिए, अ मैन ऑफ मास 60 केजी रिकॉर्डेड हिज वेट ऑन वेइंग मशीन प्लेस्ड इनसाइड अ लिफ्ट। द रेशियो ऑफ वेट ऑफ द मैन रिकॉर्डेड व्हेन लिफ्ट इज असेंडिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड एंड व्हेन इट इज डिसेंडिंग विद यूनिफ़ॉर्म स्पीड। अब सुनो बच्चा ध्यान से, स्पीड जो है ना, स्पीड का मतलब कांस्टेंट स्पीड है। अब जब स्पीड कांस्टेंट है दोनों में, इसका मतलब है कि ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन है 0। एक्सेलरेशन 0 का मतलब होता है फ़ोर्स 0 और फ़ोर्स 0 का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। यानी कि जो आपकी रीडिंग होगी kf वही आपका वेट होगा mg, चाहे आप ऊपर जाओ या नीचे जाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता अगर एक्सेलरेशन होता, मतलब अब अभी यहाँ पे वेलोसिटी है, स्पीड है जो कांस्टेंट है, इसका मतलब ऊपर जाओगे तो भी mg, नीचे आओगे तो भी mg, तो उन सबका रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा 1। कोई वेट चेंज ही नहीं होगा, जो ओरिजिनल वेट है वही आपका आएगा दोनों कंडीशन। ठीक है? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 5 केजी का मास है सस्पेंडेड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस इन अ लिफ्ट व्हिच इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड एट 10 मीटर पर सेकंड। नीचे की ओर जा रहा है, ध्यान से देखना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और g की वैल्यू भी तो 10 होती है। जी की वैल्यू क्या है? 10 है ना? दिया हुआ है यहाँ पे। जब जी 10 है तो सिंपल सा मतलब है कि ये फ्री फॉल हो रहा है। ये क्या हो रहा है? फ्री फॉल हो रहा है मतलब मतलब जो भी आपका प्लेटफ़ॉर्म है या पूरा लिफ्ट है वो गिर रहा है बहुत तेज़ी से और जितना पॉसिबल हो सकता है। तो इस केस में फ्री फॉलिंग की कंडीशन में नॉर्मल फ़ोर्स 0, टेंशन फ़ोर्स 0, केएफ क्या हो जाएगा 0। यानी ये कंडीशन है वेटलेसनेस की और उसकी अपनी वेट कितना आएगा? 0 आ जाएगा। इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है? उस कंडीशन में नॉर्मल, टेंशन जो भी निकालोगे सब 0 आएगा, है ना? ठीक। या फिर फॉर्मूले से कर लो कि सर स्प्रिंग फोर्स की रीडिंग किसके इक्वल आएगी? ये आती है डाउनवर्ड मोशन के लिए m टाइम्स ऑफ g माइनस a।
और ए की जगह फिर से तुम जी रखोगे तो जी माइनस जे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चा ध्यान से देखो। अ बलून ऑफ मास m इज डिसेंडिंग एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन a अल्फा अल्फा दिया है। When mass m is released from the balloon, it starts rising with same acceleration alpha. Assume that its volume doesn't change. What is the value of m? ये बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है। एक काम करते हैं, इसको अच्छे से डिस्कस देखो भाई क्या करना है, हमें ना सिंपल सा लॉजिक ये है कि एक बलून दिया हुआ है। आइए इसको देखते हैं क्या-क्या होगा। एक बलून दिया है हमें, ओके, और इस बलून का कुछ वॉल्यूम है, हॉट एयर बलून है, ठीक, और इस बलून का अपना मास है कैपिटल एम और ये ऊपर की ओर जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन ए। ए नहीं है, अल्फा दिया हुआ है। ये एक्सेलरेशन कितना है? अल्फा है। पक्की बात? हमने क्या किया, इसमें से कुछ मास को निकाल दिया और वॉल्यूम को वही रखा। वॉल्यूम उतना ही है, साइज़ उतना ही है, कुछ मास को निकाल दिया, उसका मास है स्मॉल एम, तो बचा हुआ मास कितना होगा? कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, की बात है? और अब ये नीचे की ओर गिरने लगा विथ सेम एक्सेलरेशन, ठीक है? ओके, तो आपसे पूछा है कि वो स्मॉल एम कितना होगा? उसी तरह सवाल, ओके। अब जब ये बताना है, तो हम क्या ऐसे बोल सकते हैं, पहले समझो कि इसमें कौन-कौन सा फ़ोर्स लगेगा। देखो, नीचे की ओर यहाँ तो एमजी लगेगा, है ना? नीचे की ओर एक फ़ोर्स लगेगा कैपिटल एम टाइम्स ऑफ जी और इसमें भी नीचे की ओर फ़ोर्स लगेगा एमजी, यहाँ पे अब मास बचा है एम माइनस एम टाइम्स ऑफ क्या होगा? ये तो समझ पाए। लेकिन जो बलून है ना, उसमें बायअंसी फ़ोर्स लगती है। बायअंसी आपको नहीं पता था इसलिए मैं डिटेल में बात कर रहा हूँ। उसके जो कि उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ओके। तो इसके ऊपर बायअंसी हमेशा किधर की ओर लगेगी? ऊपर की ओर। चाहे भले ही ये ब्लॉक ऊपर जाए या नीचे जाए, बायअंसी हमेशा किधर लगेगी? ऊपर और बायअंसी फ़ोर्स जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है और इन सारे चेंजेज़ में अगर हम बात करें तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो बायअंसी में भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है। अब इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनाओ। पहले ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब बायअंसी बड़ा होगा और एमजी क्या होगा? छोटा। इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी? ऐसे लिखेंगे बायअंसी माइनस कैपिटल एमजी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये पहली इक्वेशन, क्लियर है? ओके। अब दूसरा जो होगा दूसरी इक्वेशन में ये नीचे आ रहा है, मतलब नीचे का फ़ोर्स डोमिनेटिंग है और ऊपर का फ़ोर्स कम है। मतलब हम क्या लिखेंगे? ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम टाइम्स ऑफ जी इज़ द डाउनवर्ड फ़ोर्स माइनस बायअंसी जो कि ऊपर का फ़ोर्स था। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो नेट फ़ोर्स आएगा और नेट फ़ोर्स किसके इक्वल होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास वगैरह हमारा होगा एम माइनस एम, ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। अब देखना है ध्यान से, ना बायअंसी हमें दिया है, ना पूछा है। तो इसका मतलब है कि हमें बायअंसी को कैंसल करना पड़ेगा, 1 और 2 को ऐड करके, ठीक? ऐसे लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2 क्या मिलने वाला है हम लोग को? बायअंसी बायअंसी कैंसल होगा, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, ओके, इंटू जी माइनस कैपिटल एम इंटू जी इक्वल टू कैपिटल एम, एम अल्फा प्लस कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम टाइम्स ऑफ अल्फा। कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक? थोड़ा और इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। कैपिटल एमजी क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा, ओके। ये सब कैंसल होगा और यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे देखो कैपिटल एमजी माइनस स्मॉल एमजी माइनस कैपिटल एमजी इक्वल टू एम अल्फा प्लस एम अल्फा माइनस स्मॉल एम अल्फा, है ना? और हमें क्या निकालना है? स्मॉल एम की वैल्यू निकालनी है। पहले बताओ ये एमजी और एमजी तो कैंसल हो गया, ओके, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? स्मॉल एमजी इक्वल टू 2 एम अल्फा माइनस एम अल्फा। इस एम को इधर लेके जाते हैं ताकि मुझे स्मॉल एम चाहिए। तो इसको इधर लेके जाओगे या इसको ही, हाँ, इसको इधर लेके जाओ, ये हो जाएगा एम अल्फ़ा प्लस एम जी इक्वल टू 2 एम अल्फ़ा। यहाँ से एम कॉमन लोगे, अल्फ़ा प्लस क्या होगा जी इक्वल टू 2 एम टाइम्स ऑफ अल्फ़ा। यही तो होने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ से स्मॉल एम की वैल्यू निकालोगे, 2 एम अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा प्लस क्या होगा जी, इस तरीके का कुछ, क्लियर है? ओके, तो ये थोड़ा-सा रिलेटेड प्रॉब्लम था बायअंसी से, इसलिए हमने ऐसा किया। आइए ऑप्शन को देखते हैं कि क्या-क्या हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2m अल्फ़ा बाई अल्फ़ा प्लस जी यही आपका ऑप्शन है और कोई तो है नहीं। ऊपर 2 आया था, यहाँ पे एक ही 2 है और नीचे अल्फ़ा प्लस जी। क्लियर है? ठीक है। चलो आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखो बच्चा 34। 34 में क्या है कि 2 प्रोजेक्टाइल फायर किए जाते हैं 30 डिग्री पर और कितने पर? 60 डिग्री पर
और दोनों की रेंज है R1, R2। तो एक बात सोचो, प्रोजेक्टाइल फायर्ड इन रेंज R1 एंड R2 हैज़ रेंज R2, द एंगल विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल इन बोथ केसेस देन भाई देखो, यहाँ पे एक और चीज़ देनी चाहिए थी स्पीड बराबर है ना? स्पीड के बारे में कमेंट नहीं किया है, जैसा ऑप्शन है उस हिसाब से हम देखो स्पीड नहीं दिया है तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, बट नहीं दिया है इस ऑप्शन 4 में से एक सेलेक्ट करना है, तो मुझे इतना ज़रूर पता है कि मैं मान लेता हूँ स्पीड बराबर है और स्पीड बराबर होता है तो 2 ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री है उसका रेंज क्या होता है बराबर। तो अभी के लिए हमारे पास R1 इज़ इक्वल टू क्या होगा R2 क्यों? क्योंकि भाई 30 प्लस 60 इन दोनों का सम किसके इक्वल है 90 किसी भी 2 एंगल का सम 90 डिग्री होता है, रेंज क्या होते हैं बराबर। एक कंडीशन है लेकिन उसकी दोनों की स्पीड क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे नहीं दिया है तो आंसर को सॉल्व नहीं कर सकते बट 4 ऑप्शन में कोई एक लगाना है तो स्पीड को हमने बराबर माना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रोजेक्टाइल है, इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, ओके एंड ये 45 डिग्री पे लॉन्च किया गया और इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ये दी गई है और एच, एक्स तो मुझे ए और बी बताना है, कुल मिला के मैं बताता हूँ। पहले आप इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकाल लो। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसे निकालोगे? सबसे आसान तो ये होता है y हाँ, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लिखो y इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है। पहले इसे बनाते हैं और एक्स टैन थीटा का मतलब हो जाएगा 45 tan 45 into x ओके माइनस g इज 10 x स्क्वायर बाय 2 u स्क्वायर u की वैल्यू कितनी है 20 20 का स्क्वायर 400 इनटू cos स्क्वायर थीटा थीटा की वैल्यू है 45 और 45 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 हो जाएगा ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा आंसर हो जाएगा y इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 40 ये तो क्लियर है ठीक। और अब आप इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें a की जगह कुछ नहीं है a की जगह 1 हो जाएगा और b की जगह कितना हो जाएगा 1/40 हमें क्या बताना है रेशियो ऑफ a इज़ टू b तो बताओ ज़रा a इज़ टू b निकालोगे तो ये आएगा 1:1/40 ओके इसको आप ऐसे सॉल्व कर लो ये आ जाएगा 40:1 समझ पाए? ठीक, यही आपका आंसर है। चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखो, एक आपसे पूछा गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर व्हिच हॉरिजॉन्टल रेंज और आपका मैक्सिमम हाइट दोनों सेम हो। एक बात बताओ इसमें एक रिलेशन है tan थीटा इक्वल टू 4h/r h मैक्सिमम हाइट है और r आपका रेंज है। ये बेसिक रिलेशन है याद होना चाहिए। अगर हम बोलें कि सर h इक्वल टू r है, h और r कैंसल हो जाएँगे तो tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 4 के इक्वल हो जाएगा और थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स 4 ये बहुत ही स्टैंडर्ड सी वैल्यू है और इसको हमें याद रखना चाहिए, ये 76 डिग्री होता है। ठीक है, हालाँकि इस ऑप्शन में इसकी ज़रूरत नहीं थी, केवल tan इनवर्स 4 लगा दोगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई, ये भी एक स्टैंडर्ड सा प्रॉब्लम है। जब हमने बोला कि 2 एंगल होते हैं थीटा और 90 माइनस थीटा, तो दोनों के रेंज बराबर, टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर नहीं है और मैक्सिमम हाइट भी बराबर नहीं है। तो अगर दोनों की मैक्सिमम हाइट एक की h1 है और एक की क्या है h2 है। h1 की वैल्यू क्या होगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या होगा 2g और अभी-अभी आपको बताया था कुछ देर पहले u स्क्वायर यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा लिखोगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g अब जब तुम दोनों को गुना करोगे h1 इज़ टू h2 ओके, तो ये आता है, ये रेंज के टर्म में हो जाएगा r स्क्वायर बाई 16 रिकमेंड करता हूँ ये रिजल्ट फॉर्मूला आप याद रखो 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट h1 h2 ये फॉर्मूला है बच्चा इसे याद रखना है r इक्वल टू 4 अंडर रूट h1 h2 चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो बच्चा। यूनिफ़ॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है, ठीक है? तो ऐसे बोला गया बोथ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम वैरी। देखो ध्यान से, यूनिफ़ॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या-क्या बदलता है? यूनिफ़ॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है, ओके? इसलिए वेलोसिटी वैरी करता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, स्पीड कांस्टेंट रहती है। साथ-साथ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी हमेशा वैरी करती है, जो लीनियर एक्सेलरेशन है, वो भी चेंज होता है। उसकी वैल्यू सेम होती है v स्क्वायर बाई r, डायरेक्शन के बदलने से उसको बदलता हुआ माना जाएगा। लेकिन क्या-क्या कांस्टेंट है? कांस्टेंट है इसकी इसका जितना भी एंगुलर पैरामीटर जैसे एंगुलर वेलोसिटी हो गया, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। अब ध्यान से देखो, बोथ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम वैरी नहीं भाई ये कांस्टेंट ये गलत है। नाउ एंगुलर वेलोसिटी वैरीज़ यही गलत हो गया। एंगुलर वेलोसिटी वैरी नहीं करता है। बोथ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम स्टे कांस्टेंट हाँ, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोमेंटम भी कांस्टेंट है। ये टर्म क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब नाउ एंगुलर वेलोसिटी वैरीज़ यही गलत हो गया, है ना? तो एंगुलर वेलोसिटी वैरी नहीं करती है, ठीक है? तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम यानी एंगुलर पैरामीटर कांस्टेंट होते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यही नॉन यूनिफॉर्म आएगा तो ओमेगा में चेंजेस आएँगे। ओके, चलो नेक्स्ट देखो बच्चा
ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड सा प्रॉब्लम है। देखो क्या करना है, आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, सिंपल सी बात 2 बार डिफरेंशिएट कर दो। ये बताओ थीटा इक्वल टू एटी प्लस बीटी स्क्वायर माइनस सीटी क्यूब यही है ना? ओके, अब इस थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? ओमेगा जैसे पोज़ीशन को डिफरेंशिएट करते हैं क्या आता है? वेलोसिटी डी थीटा बाई dt ये वैल्यू आ जाएगी a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर और एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम डी ओमेगा बाई dt बोलेंगे और a का तो 0 हो जाएगा, ये आएगा 2bt माइनस 6ct ये आपका आंसर होगा और कौन-सा आंसर है आपके लिए? बी। तो यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है? इसमें कुछ खास करना नहीं था। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब ध्यान से देखिए। एक कोई इंजन का व्हील है व्हिच इज़ मेकिंग 90 रिवोल्यूशंस पर मिनट यानी इसका आरपीएम दे रखा है 90 आरपीएम ओके और हमारे सारे ऑप्शंस रेडियन पर सेकंड में ये तो सिंपल यूनिट कन्वर्जन का प्रॉब्लम है। आपको याद होगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन बाई 60 है ना? ओके, ये 2 पाई डिवाइडेड बाई 60 और एन की वैल्यू कितनी है? एन है 90 आरपीएम। ये बताओ इसको सॉल्व करोगे ये 3/2 आएगा, 2 से 2 कैंसल आएगा यानी कि 3 पाई रेडियन पर सेकंड। कोई आंसर है क्या इसका? जी हाँ, सेकंड ऑप्शन है। क्लियर? चलो आगे की ओर बढ़ते हैं और ये एक सेटअप दे रखा है और बोला है कि दोनों ब्लॉक के मास m है, ठीक है? अब दोनों के मास m है तो कौन किधर जाएगा और फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन के बारे में सोचना नहीं है। एक बात बताओ, इधर की ओर भी फ़ोर्स लगेगा mg sin थीटा और इधर की ओर भी फ़ोर्स लगेगा mg sin थीटा। ये दोनों mg sin थीटा एक दूसरे को चलाने की कोशिश करेंगे। ये थीटा 1 लिख लेते हैं, ये थीटा 2 लिख लेते हैं। अगर m सेम है तो mg सेम होगा, ठीक। इसका मतलब सारा चीज़ डिपेंड करेगा साइन थीटा पे और साइन थीटा तभी ज़्यादा होगा जब क्या होता है, थीटा ज़्यादा होता है। तो थीटा कौन ज़्यादा है? 60 डिग्री ज़्यादा है, तो 60 डिग्री ज़्यादा है इसका मतलब ब्लॉक ए नीचे आएगा और ब्लॉक बी किधर आएगा? ऊपर। इस तरीके से कुछ मोशन होगा। इट मीन्स ब्लॉक ए मूव डाउन द प्लेन सिंपल और कौन ऊपर जाएगा? बी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। देखो भाई इसमें क्या बोला है टेंशन इन स्ट्रिंग कनेक्टिंग ए एंड बी इसके बीच का टेंशन निकालना है। टेंशन इंटरनल फोर्स से पहले आपको इसका एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। पहले ये बताओ कि 3 + 1 कितना है? 4 ठीक है और ये कितना है? 5 केजी तो इसका एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा? नेट फोर्स 5g माइनस 4g ओके 5g इसको इधर खींच रहा है, 4g इधर खींच रहा है और पुली ऐसे घूमेगी क्योंकि 5g डोमिनेटिंग है। तो 5g माइनस 4g अपॉन टोटल मास 5 + 3 8 + 1 9 ये है पूरा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा? g डिवाइडेड बाई ये आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू है। अब सोचो जब ये ऐसे घूम रहा है तो ये 1 केजी ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो अब 1 केजी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ ये 1 है तो नीचे फोर्स लगेगा 1 इंटू जी सिंपल बोलो जी लगेगा और ऊपर क्या लगेगा टेंशन टी और ये ब्लॉक किधर जा रहा है ऊपर विथ सम एक्सेलरेशन ए तो अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन यानी कि टी माइनस जी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन किसके इक्वल है जी बाई 9 ओके अब बताओ टेंशन किसके इक्वल होगा जी प्लस क्या होगा जी बाई 9 इसको मल्टीप्लाई करो 9 प्लस 1 10 जी बाई 9 ऐसा कहीं है क्या टेंशन? ओके 10 जी बाई 9 जी हाँ, ऑप्शन कौन सा है? 4 तो यही आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। देखो बच्चा आपसे पूछा गया सिस्टम का एक्सेलरेशन बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है। ये बताओ ये 3 केजी का फोर्स है तो इसके ऊपर नीचे 30 न्यूटन का फोर्स लगेगा m इंटू जी और इसकी वैल्यू कितनी होगी 30 ओके और ये 1 केजी का है इसका मतलब नीचे की ओर 1 इंटू जी यानी कि 10 लगेगा। ओके एक पे लगा 30 एक पे लगा 10 एक पे 30 और एक पे क्या है 10 लेकिन अब सोचो अब ये इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है फ़ोर्स में बट मोशन के लिए इनर्शिया तो आएगा। तो जब ये ऐसे घूम रहा होगा, ये ऐसे घूमेगा इस तरीके से यानी कि ऐसा कुछ होगा मोशन इसका क्योंकि ये फ़ोर्स डोमिनेटिंग है। तो बताओ सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होता है? नेट फ़ोर्स बाई टोटल मास। अब नेट फ़ोर्स कैसे निकालेंगे? 30 माइनस उधर का फ़ोर्स कितना है? 10 बाई टोटल मास कितना होगा भाई? 3 प्लस 6 9 प्लस 1 10 तो यहाँ पे 10 लिख दो। अब बताओ 20/10 किसके इक्वल हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यही आपका आंसर है। ठीक है? चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई, एक पुली है, इसको स्प्रिंग से कनेक्टेड है और मैं 20 स्पीड से खींच रहा हूँ। अगर मैं 20 स्पीड से खींच रहा हूँ, तो इसका सिंपल सा मतलब है ये भी थोड़ा आगे जाएगा और इसकी कुछ स्पीड कितनी होगी? u और मुझे बताना है कि ये u कितना होगा? तो याद रखो, हमें इतना पता है कि स्प्रिंग इनस्ट्रेचेबल है, मतलब इस पार्टिकल की वेलोसिटी स्प्रिंग की ओर जो होगी वो हर जगह बराबर होगी। इसका एक कॉम्पोनेंट इधर कितना जाएगा? ये बताओ, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है। जिधर 90 माइनस थीटा होता है उधर साइन थीटा जाता है। तो इधर का कॉम्पोनेंट कितना है? u
साइन थीटा और यही किसके इक्वल हो जाएगा v। अगर ऐसा नहीं होगा तो स्ट्रिंग फैल जाएगी, ये तो करना नहीं है ना? इसका मतलब होगा कि u की जगह किसके इक्वल हो जाएगा v बाई साइन थीटा और यही हमें निकालना था। ऑप्शन कौन-सा है? सेकंड। क्लियर? ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है, एक M1 है, एक M2 है, ओके। इस M1, M2 का मास दे रखा है, ये बच्चा 2 केजी दिया हुआ है और ये कितना है 3 केजी है, ओके। और ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, हाँ, ये एंगल है 30 डिग्री, यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन 30 डिग्री है, क्लियर? ओके। एक बात सोचो, ये नीचे की ओर गिरना चाहेगा विद द फोर्स ऑफ mg, है ना? ड्राइविंग फोर्स निकालो कितना है, तो ये 3 इंटू 10 क्या 30 न्यूटन होगा, है ना? और ये इंक्लाइंड प्लेन पे है तो इधर mg नहीं लगेगा, इधर क्या लगता है mg sin थीटा यानी sin 30 m कितना है 2 g कितना है 10 तो 20 इंटू साइन 30 क्या ये 10 होगा? है ना? ओके। यानी कि इस सिस्टम में इधर की तरफ 30 इधर की ओर 10 लगा तो नेट फ़ोर्स तो नीचे है, यानी कि सिस्टम इस तरीके से चलेगा। अब इसका एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन कितना होगा 30 माइनस उधर का फ़ोर्स कितना है 10 ये नेट फ़ोर्स आ गया और सिस्टम का टोटल मास कितना है 3 प्लस 2 3 प्लस 2 कितना होता है 5 3 प्लस 2 5 होता है तो 5 लगा दो, यानी कि 20/5 आंसर किसके इक्वल होगा 4 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अ ब्लॉक ऑफ मेटल इज़ लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर व्हिच इज गिवन द बस इट रिमेन रेस्ट। ध्यान से देखो, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन बस को कितना दिया जाए कि बस के ऊपर वो ब्लॉक रुका रहे। भाई साहब एक बात देखो, क्यों रुकेगा? इसलिए रुकेगा क्योंकि फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? म्यू इंटू जी। इसके अलावा इससे ज़्यादा फ्रिक्शन दोगे तो गिर जाएगा क्योंकि इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन फ्रिक्शन कभी प्रोवाइड नहीं करेगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखो, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट 30 डिग्री with the momentum p neglecting the friction change in kinetic energy when returned back to the ground। ये बताओ, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो जितनी स्पीड से आपने लॉन्च किया है, उतनी ही स्पीड से प्रोजेक्टाइल नीचे की ओर गिरेगा ना, है कि नहीं? ओके, और जब स्पीड उतनी ही है, तो काइनेटिक एनर्जी सेम है। वैसे भी मोशन अंडर ग्रेविटी में आपकी काइनेटिक एनर्जी हर जगह क्या होती है? बराबर होती है। मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे बराबर होती है। यहाँ पे बराबर, यहाँ पे बराबर, यहाँ पे बराबर, यहाँ पे बराबर। ऊपर जाने पे कम होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम, फिर नीचे आके बढ़ती है। तो यहाँ और यहाँ तो सेम ही होगा ना, एनर्जी का कोई लॉस नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है बच्चा, ओके, वो पूछा क्या गया है टेंशन T2 यहाँ का टेंशन पूछा गया है। एक काम करो, पहले तार इसका एक्सेलरेशन निकालो। इसको T3 फोर्स खींच रहा है, T3 है 60 न्यूटन, ओके, और इसका मास कितना है? M1 है 10 ये है 20 ये है 30 यानी सिस्टम का पहले एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन निकालोगे तो नेट फोर्स इज़ 60 और नेट मास इज़ 30 प्लस 20 प्लस 10 क्या ये भी 60 है? और 60/60 क्या ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा? पहले बोलो हाँ या नहीं? इतना तो हो गया। अब का क्या करना है हमको T2 निकालना है। T2 का मतलब ये है M1 और इससे कनेक्टेड है M2 और इन दोनों को कौन खींच रहा है? टेंशन T2 और इसको चला रहा है A एक्सेलरेशन से। तो बताओ T2 इक्वल टू टोटल मास M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाई A होगा। M1 कितना है 10 प्लस M2 कितना है 20 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन इज़ 1 क्या ये 30 न्यूटन के बराबर होगा? है ना? ओके, यही आपका क्या है टेंशन यहाँ पे कनेक्टेड स्प्रिंग का है। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, ओके, एक स्प्रिंग्स लगा हुआ है, स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है, इधर भी 2 केजी है, इधर भी 2 केजी है। तो दोनों साइड जब 2 केजी है तो इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। अब एक्सेलरेशन नहीं होगा तो ये सिस्टम है इक्विलिब्रियम में। ओके, तो बताओ नीचे 2 केजी है तो इस स्प्रिंग का टेंशन भी कितना होगा? 2 केजी ही होगा, है ना? स्प्रिंग के जो बैलेंस है ये भी 2 केजी होगा, है कि नहीं? और इधर से भी देखते तो भी 2 केजी आता है, तो स्प्रिंग में जो टेंशन है वो 2 केजी ही है। इसका मतलब आंसर भी क्या है? 2 केजी है। 4 मत लगा देना कि इधर भी 2 इधर भी 2, 2, 2, 4 ऐसा नहीं होता है। ओके, टेंशन दोनों डायरेक्शन में बराबर होती है। स्प्रिंग एलोंगेट करने के लिए दोनों साइड फोर्स लगाना होता है। लेकिन वो फोर्स F इक्वल टू kx ही होता है। ठीक है? ओके, तो आंसर तो 2 केजी ही होगा। ये 2 केजी नहीं होता, अगर वो एक्सेलरेटेड होता, तो निकालना पड़ता है कि टेंशन कितना है। अभी इक्विलिब्रियम है तो सीधे 2 केजी यही आ जाएगा। ठीक, चलिए लास्ट प्रॉब्लम है आज का। अ मैन वेइंग 80 केजी stand on the weighing scale in in a lift which is moving upward with uniform acceleration of 5 okay what would be the reading of scale भाई साहब जब ये कोई चीज ऊपर जाता है तो इसकी रीडिंग क्या होगी mg प्लस ए से एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन mg प्लस ए m कितना है 80 और g कितना है 10 और एक्सेलरेशन कितना है 5 ये किसके इक्वल होगा 18 मल्टीप्लाइड बाय 15 ओके अब 18 मल्टीप्लाइड बाय 15 आप सॉल्व करोगे किसके इक्वल आ जाएगा 1200 न्यूटन ठीक है ओके तो ये पूरा रहा आपके पेपर का एनालिसिस आई थिंक कि ये सब पेपर आपके लिए ऑप्टिमम लेवल पर था जिससे नीट लेवल की सारी चीज़ें रिवाइज़ हो गई।
है ना? ओके, चलो ओके बच्चों, थैंक यू।